हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं नदियों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, जो कि ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जहाँ से हर बार और हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों ही लेवल्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर ये फेमस टॉपिक है नदी द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, यानी रिवर्स जो अपने अलग अलग तरीके की जो आकृतियां बनाती हैं, उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे हम। निर्मित सतलाकृतियां या लैंडफॉर्म इसे इंग्लिश में कहते हैं। सतलाकृतियों को आकृतियां जो अलग अलग बनती हैं, ये जो है भाई वीडियो का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रिवर किस प्रकार से अपर्दन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। ये तीनों चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स हैं, रिवर्स का जो अपर्दन कार्य है या अपर्दन से कौन कौन से लैंडफॉर्म आपके बनते हैं, जैसे वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, और इसके साथ साथ हमने पढ़े थे वाटरफॉल यानी जलप्रपात, पोर्ट होल्स, जलज गर्तिका, रैपिड्स, शिप्रिकाएं, ठीक है, और इंटरलॉकिंग स्पर्श, इन सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नदी के द्वारा निक्षेपण से निर्मित सतलाकृतियां, यानी नदी का डिपोजिशनल वर्क या डिपोजिट वर्क ऑफ रिवर। हिंदी में इसे कहते हैं गाइस निक्षेपण कार्य। नदी द्वारा किया गया निक्षेपण कार्य। पहले एक बार सुन लो। जब भी कोई रिवर अपनी तली को काटती है, अपने किनारों को काटती है, नीचे से अपनी गहराई को काटती है, तो उसे कहते हैं नदी के द्वारा किया गया अपर्दन कार्य। और जो रिवर ने मिट्टी, कंकर, पत्थर काटे हैं ना, उनको अपने साथ जब बहा कर ले जाती है, तो उसे कहते हैं नदी का परिवहन कार्य। और लास्ट में क्या होता है ना, रिवर में भाई इतने सारे लैंडफॉर्म बनाते बनाते पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जब रिवर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो रिवर जो अपने सेडिमेंट मीन्स मिट्टी, कंकर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, गाद, कीचड़ जिसे आप कहते हो, तो जब उन सेडिमेंट को रिवर का पानी अपने साथ बहा कर ले जाने में असमर्थ होता है, यानी उसमें इतनी ताकत रहती ही नहीं है कि उन अवसादों को, उन सेडिमेंट्स को वो आगे बहा के ले जाए, तब रिवर का पानी क्या करता है, उनको छोड़ने लग जाता है धरातल पर ही। और जब वो उन डिपॉजिट को जमा करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है, तो उसे ही कहते हैं नदी के द्वारा किया गया निक्षेपण कार्य। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि निक्षेपण वर्क में क्या होता है। कुछ नहीं होगा, जो कंकर पत्थर पानी के साथ आ रहा था ना, अब उसे धरातल के साथ छोड़ता चलेगा पानी। ठीक है, ऊपर ऊपर पानी चलेगा और नीचे उसको जमा करता चलेगा सभी कंकर पत्थरों को, क्योंकि अब नदी बूढ़ी हो चुकी है भाई। अब नदी में इतनी ताकत नहीं रही है कि वो उन जो आपके सेडिमेंट थे उनको और आगे की ओर लेकर जा सके। गॉट इट। तो ध्यान देना, यहां से हर बार टीजीटी में क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलता है। एचटेट टीजीटी में पिछली बार भी आया था, और DSSB, KVS, NVS सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम है ना, सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और भाई पीजीटी का तो ये ऑल टाइम फेवरेट रहा है, और नेट में तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। नदी द्वारा किया गया निक्षेपण कार्य आप समझ चुके हो कि कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि इस निक्षेपण कार्य से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं या कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे रिवर बहती है, यानी ये लगा लो, सबसे पहली जो आपकी लैंडफॉर्म आती है उसका नाम है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। ठीक है, ये पहली आकृति है या लैंडफॉर्म है जो रिवर के द्वारा बनाई जाती है निक्षेपण के जमाव से। निक्षेपण यानी आप दूसरा नाम ये भी कह सकते हो जमाव। ठीक है, डिपॉजिट करना, आप ऐसे जमा करते हो ना, उसी तरीके से रिवर भी कंकर पत्थर जमा करती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। तो ध्यान देना, जब भी रिवर पर्वतों के बीच में से इस तरीके से रिवर बहकर आ रही है
और भाई उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, और भैया पर्वतों से वो इतना सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर आ रही है, अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे आगे लेके जाए। तो ऐसी अवस्था में रिवर क्या करती है, दो पर्वतों के बीच से जब वो बहकर आ रही है तो अपने सेडिमेंटों को यहीं पर जमा कर देती है। जैसे ही पर्वत की तलछटी आती है ना, यानी पर्वतों की तली आती है, तो रिवर अपने सेडिमेंट को वहीं पर जमा करने लग जाती है। ऊपर ऊपर से पानी बहकर चला जाएगा, पानी ऊपर ऊपर से बह के चला जाएगा और इस प्रकार से वो सेडिमेंटों का जमा कर देगी। ठीक है, रिवर या नदी का पानी सेडिमेंटों को जमा कर देता है। तो ये जो आपको आकृति बन गई सेडिमेंट के जमने से, ये सारे आपके जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ना, डैश डैश, ये सारे आपके कंकर पत्थर मिट्टी गाद कीचड़ है और कुछ नहीं है। तो इनके ऊपर से पानी बह के जा रहा है और नीचे ये इस तरीके से सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। देखो लग रही है ना पंख जैसी आकृति। और जलोढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी आप सबने पढ़ी हुई है ना, तो जलोढ़ मिट्टी जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के कण ज्यादा होते हैं इसमें, इसी वजह से इसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी होती है प्लस भाई एक पंख की आकृति बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं जलोढ़ पंख। गॉट इट, एक क्लियर हो गई कि जलोढ़ पंख कैसे बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं जलोढ़ शंकु। अब रिवर बहकर आ रही है, ठीक है, इस आपका कोई लैंड फॉर्म है इस तरीके से, इस तरीके से यहां से आपकी, यहां से रिवर आ रही है। ठीक है, रिवर आ रही है, ये आपका पर्वत है भाई, ये आपका पर्वत है। तो पीछे से पर्वत के पीछे से रिवर जैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो यहां से पर्वत को काट काट के यहां पर सेडिमेंट जमा कर देगी। रिवर कहां पर सेडिमेंट जमा करेगी, जैसे इस तरीके से आ रही है, उसमें पानी की मात्रा कम है, तो यहां पर अपने सेडिमेंटों को जमा कर देगी रिवर, सेडिमेंट्स को यहां पर जमा कर देगी, रेड मार्क्स, यहां पर अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देगी रिवर। देखो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से यहां पर अपने सेडिमेंट्स को रिवर लास्ट तक जमा कर देगी और इन सेडिमेंट के ऊपर से नदी का पानी बह बह कर आगे चला जाएगा। तो ये जो आकृति बनी अंदर, इसे ही कहते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है, सेडिमेंट के जमाव से या सेडिमेंटों के जमा होने से ये जो आकृति बनी, इसे ही कहते हैं जलोढ़ शंकु। इसमें भी आपके जलोढ़ मिट्टी के कण होते हैं और शंकु की शेप में है, एक कोन की शेप में बनते हैं, ये जमा होते हैं सेडिमेंट, इसलिए इसे जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही जो लैंड फॉर्म है आपको क्लियर हो गए हैं कि जलोढ़ पंख क्या होते हैं और जलोढ़ शंकु क्या होते हैं। एग्जामिनर सीधा पूछेगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा, अगर टीजीटी के पेपर है तो ये पूछेगा कि जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु नदी के द्वारा बनी किस प्रकार की आकृति है। आपको ऑप्शन में निक्षेपण लिखा मिलेगा, अपर्दन लिखा मिलेगा, परिवहन लिखा मिलेगा। या ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी आकृति नदी के द्वारा बनी हुई है। तीन ऑप्शन और ग्लेशियर के या पवन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियों के होंगे और एक ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, टीजीटी लेवल की बात करें, पीजीटी की बात करें तो आपसे इनकी डेफिनेशन दे के भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का पंख है, किस प्रकार का आकृति है, किसने बनाई, किस तरीके से बनाई। तो पीजीटी और नेट लेवल में डिटेल से आएगा। तो गाइस अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का फुल पेड कोर्स अवेलेबल है। और इतना सिलेबस है भाई वहां पर मैंने करवाया हुआ है फुल डिटेल कि आपको 3 महीने, 2.5 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे वीडियोस को कवर करने में, क्योंकि फुल डिटेलिंग है और कुछ भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जा सकते हो। तो चलिए, तो ये दोनों आपको जो लैंड फॉर्म है वो क्लियर हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिपोजिशन से बनती है, यानी निक्षेपण कार्य के द्वारा बनी जो दूसरी सतलाकृतियां हैं हमारी, वो आती है भाई मियांडर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब की बार भी एचटेट टीजीटी में यहां से क्वेश्चन आया था। इसे कहते हैं नदी विसर्प, नदी विसर्प या रिवर। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, मियांडर्स लिख के भेजता है। ठीक है, ऐसे लिख देगा मियांडर्स। अब ये टीजीटी में आया था, एचटेट टीजीटी में अब की बार भी ये क्वेश्चन आया था कि रिवर जब घुमावदार मार्ग से चलती है। देखो कैसे था, पहले समझो मियांडर्स होते क्या हैं। मान लो भाई आपका एक पर्वत यहाँ पर है,
और दूसरा पर्वत यहाँ पर है, फिर एक पर्वत यहाँ पर है, फिर एक पर्वत यहाँ पर है। अब यहाँ से कोई रिवर बह रही है, वो रिवर यहाँ से बहकर आई, अब ये पर्वत आ गया तो इसके पीछे चली गई, यहाँ से इसके पीछे चली गई भाई, ठीक है। सपोज मैं इस पर्वत के पीछे वाला पार्ट दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहकर आई। अब इस पर्वत के आगे से गई, यहाँ से ऐसे बह के फिर इसके पीछे से गई, ठीक है, फिर इस पर्वत के पीछे चली गई। अब इन पर्वत को मिटा देते हैं हम। अब आपको ये क्या दिख रही है, ये आपको एक सर्पाकार, ठीक है, सर्पाकार यानी स्पाइरल यानी सर्पाकार मार्ग में नदी घूमती हुई, यानी सांप की तरह जब रिवर बल खाती हुई चलती है, घूमती हुई चलती है, तो इसे कहते हैं रिवर मियांडर्स। तो यही जो आकृति होती है इसे ही मियांडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही मियांडर्स कहा जाता है। तो मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से होते हैं रिवर्स मियांडर, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। नदी का पानी ऐसे सांप की तरह बल खाता हुआ चलता है पर्वतों के बीच में से, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं नदी विसर्प यानी मियांडर्स। क्योंकि रिवर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने रास्ते में आने वाले पर्वत है उसको काट के सीधी बढ़ जाए। वो पर्वत पानी है ना, पानी के आगे कुछ आगे उसमें, क्योंकि उसका बहाव कम है ना, नदी का वेग उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बूढ़ी हो चुकी है ना रिवर, डिपोजिशन यानी रिवर की लास्ट स्टेज है भाई, वो बूढ़ी हो चुकी है। और बुढ़ापे में तो आप देख लो कहाँ दौड़ेगा इंसान, है ना, तो वो धीरे धीरे बस अपना घूम के चलने में ही बिलीव करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि रिवर बिल्कुल सीधे पर्वतों को काटने की क्षमता उसमें नहीं होती, तो वो पर्वतों के साथ घूमती हुई इस तरीके से चलती है, तो इसे कहते हैं नदी विसर्प यानी रिवर मियांडर्स, ठीक है। तो एग्जाम में सीधा आया था कि निम्न में से कौन सी आकृति या नदी के घुमावदार मार्ग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये था भाई, एचटेट टीजीटी में पूछा गया था आपकी बार कि नदी के घुमावदार मार्ग को क्या कहा जाता है। तो नदी के जो घुमावदार मार्ग है या रास्ता है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर था मियांडर, और ऑप्शन में मियांडर ही लिखा हुआ था, ऑप्शन में मियांडर लिखा हुआ था। इस तरीके से विसर्प नहीं लिखा था कि, ठीक है, विसर्प से बच्चे थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने मियांडर लिखा था। तो ये थी वो आकृति। अब आगे क्या होता है, ठीक है, मियांडर्स आप समझ चुके हो कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट आती है हमारी मियांडर्स के बाद इसी में बनेगी अगली सतलाकृति, और जिसका नाम है गोखुर झील। नेक्स्ट आती है गोखुर झील, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। अब इसमें क्या होता है, देखो, गो यानी गाय, खुर यानी पैर, गाय के जो पैर होते हैं ना उसको खुर बोलते हैं, ठीक है, गाय के पैर को क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। तो इस तरीके से जब रिवर मियांडर्स में बह रही है तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि अचानक से इस रिवर में, मान लो भाई ये रिवर इस तरीके से बहकर जा रही थी, यहाँ पर अचानक से कोई और नदी आ गई, साइड से आ जाती है ना रिवर, सहायक नदियां जिसे हम बोलते हैं, और उस रिवर ने क्या किया, इसमें अचानक से बहुत सारा पानी डाल दिया, तो ये रिवर तो फिर से जवान हो गई भाई और फिर से दौड़ने लग गई, है ना। तो जब ये रिवर में अचानक से बहुत सारा पानी आ जाता है तो ये रिवर अचानक से अपने रास्ते को सीधा कर लेती है, पर्वत को बीच में छोड़ देगी और उसको पर्वत की तली को काटते हुए बिल्कुल सीधे बहने लग जाती है, ठीक है, बिल्कुल सीधे इस तरीके से बहने लग जाएगी। अब ये रिवर का पानी तो बिल्कुल सीधा हो गया, यहाँ से रिवर का पानी तो भाई बिल्कुल सीधी हो गई, उसने पर्वत की तली को काटा और अपना सीधे बहने लग गई रिवर, इस तरीके से रिवर का पानी तो सीधा सीधा बहने लग गया। अब ये शेप बच गई साइड में, ये जो शेप बच गई, ठीक है, ये वाली जो शेप बच गई, ये एक्चुअल शेप में अभी आपको बनाती हूं, ये जो शेप बन गई ना, ये वाली शेप, ये जो शेप बच गई, जो मियांडर्स की बचा हुआ पार्ट था, ये जो शेप बच गई, ये बिल्कुल नदी से अलग हो जाती है, ठीक है, ये जो शेप बच गई ये बिल्कुल रिवर से अलग हो जाती है, और भाई इसके बीच में भर जाता है पानी, रिवर का वो जो सेडिमेंट थे, कंकर, पत्थर, गाद, कीचड़ और मिट्टी और थोड़ी बहुत पानी मात्रा में, तो ये सारा इसके अंदर इस तरीके से भर जाता है, और कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल रिवर से अलग हो जाती है, और इस तरीके से ये एक झील बन जाती है,
और जिसे कहते हैं गोखुर झील। तो रिवर के मियांडर्स वाली सिचुएशन में जब रिवर में अचानक से पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने मार्ग को बिल्कुल सीधा कर लेती है और इस वजह से मियांडर्स का कुछ पार्ट रिवर से अलग हो जाता है और उसी पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा भी होती है और चारों ओर से ये बंद होती है इसलिए लेक कहते हैं। और इसके साथ साथ भाई इसमें सेडिमेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, यानी कंकर, गाद, कीचड़, ये सारी चीजें भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, तो इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो कितनी सतलाकृतियां मैंने आपको पढ़ा दी? जलोढ़ पंख पढ़ लिया हमने, जलोढ़ शंकु पढ़ लिया, मियांडर्स पढ़ लिए, गोखुर झील पढ़ लिया, 4 पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है भाई हमारी गोखुर झील के बाद नेक्स्ट आएगी कौन सी? गुम्फित नदी। 4 पढ़ चुके हैं ना, गुम्फित नदी। अब ये कौन सी रिवर आ गई? गुम्फित। देखो नाम से पता चल रहा है ना, गुम यानी थोड़ी बहुत रिवर बेचारी गुम हो गई हो, है ना। गुम्फित नदी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रैडिड रिवर, ब्रैडिड रिवर। गुम्फित नदी में क्या होता है? अचानक से हम सिंपली बात में बात करें भाई, अब लास्ट स्टेज तो है ही रिवर की, बूढ़ी तो वो हो ही चुकी है, पानी की मात्रा उसमें है कम, तो बहती आ रही थी। अब बहती आती आती अब उसमें इतनी क्षमता रही नहीं, उसमें पानी की भी इतनी मात्रा नहीं है रिवर में कि भाई वो जो पानी है उस सेडिमेंट को आगे बहा कर ले जाए। तो वो क्या करते हैं, जैसे भाई ये रिवर का पानी है, बह बह के चल रहा है। अब इस रिवर के पानी में क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट को यहाँ पर जमा कर दिया, कंकर पत्थर ये जमा हो गए, कुछ सेडिमेंट रिवर ने यहाँ छोड़ दिया। आपने देखा होगा ना लास्ट स्टेज में बूढ़ी होती होती रिवर इस तरीके से कुछ कुछ सेडिमेंट को जगह जगह जमा करती हुई और इनके बीच में से पानी निकल जाएगा, इनके बीच में से पानी निकल जाता है और ऐसे सेडिमेंट को जमा करते हुए रिवर आगे उसका पानी धीरे धीरे आगे मंद गति में बहता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार की जो सतलाकृति है, जो लैंडफॉर्म बनता है, इसे ही कहते हैं गुम्फित नदी। यानी कहीं ना कहीं रिवर ने अपने अस्तित्व को खो दिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिवर गुम सी हो गई है, सेडिमेंट ही दिखते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में दिखता है। तो इस प्रकार की जो लैंडफॉर्म होते हैं गाइस, इसे कहते हैं गुम्फित नदी। गॉट इट? क्लियर है? हाँ, तो गुम्फित नदी हो गई। तो इस तरीके से रिवर्स के द्वारा गुम्फित नदी का निर्माण होता है। गुम्फित नदी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी सतलाकृति नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ के मैदान की बात करें, यहां पर क्या होता है, ठीक है भाई। तो बाढ़ का मैदान, अब बाढ़ के मैदान से देखो आप सबको पता है फ्लड, बाढ़, तो कैसे आती है बाढ़? सिंपल सी बात है, रिवर में पानी की मात्रा, आपकी जो रिवर बह रही थी उसमें पानी की मात्रा मैंने बताया कि आसपास से आपकी सहायक नदी उसमें आके मिल जाती है। तो इस तरीके से रिवर बह रही थी, अचानक से उसमें पानी की मात्रा आ गई, कोई साथ में छोटी मोटी रिवर आके नदी में मिल जाती है, तो रिवर अपना जो पूरा मैदान बना लेती है, यानी नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है। ये नदी का पानी भाई चारों तरफ फैल गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये रिवर कितनी चौड़ी हो गई है, कितना इसका पानी चारों तरफ फैल गया है, तो इसे ही कहते हैं बाढ़ का मैदान। अब इस बाढ़ के मैदान में जो नेक्स्ट आपकी लैंडफॉर्म बनता है उसे कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ये बिल्कुल इससे अटैच है, इसीलिए इसमें पढ़ा रही हूं मैं। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक यानी नेचुरल, नेचुरल रूप से जो आपके तट यानी कोस्टल बनते हैं, कोस्टियल एरियाज बनते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो यहाँ पर जो बाढ़ का पानी तो चारों तरफ फैल गया, पर जो नदी बूढ़ी हो गई थी, अपने साथ जो सेडिमेंट ला रही थी, उनका क्या? तो उन सेडिमेंट को रिवर अपने किनारों पर जमा कर देती है, ठीक है, सारे सेडिमेंटों को भाई अपने किनारों पर जमा कर देती है एक कटक के रूप में। कटक यानी रिज, कटक क्या कहते हैं? रिज को कहते हैं, ठीक है। एक लंबी पतली रेखा के रूप में अपने किनारों पर रिवर सारे सेडिमेंटों को जमा कर देती है, और क्योंकि बीच में तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो इस प्रकार से रिवर के तटों पर यानी कोस्टियल एरियाज पर जो आपके कंकर पत्थर या सेडिमेंट जमा हो जाते हैं उसे कहते हैं नेचुरल कोस्टियल, ठीक है, यानी प्राकृतिक तटबंध। गॉट इट? आपने गुम्फित नदी समझ लिया,
नदी अपने अस्तित्व को ही खो देती है। बाढ़ का मैदान समझ लिया, कोई और रिवर आई, पानी की मात्रा बढ़ गई तो पानी चारों तरफ प्लेन एरिया में बह जाता है, फैल जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट समझ लिया प्राकृतिक तटबंध, जब किनारों पर आपके सेडिमेंट जमा हो जाएंगे क्योंकि चारों ओर तो पानी है इस वजह से, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक तटबंध। अब रहती है भाई आपकी लास्ट लैंडफॉर्म, जो कि रिवर के डिपोजिशनल वर्क के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल लास्ट आकृति हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर भाई मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, तो अगर आप चैनल पर नए हो या आप मेरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, स्टडी विद दीपा सैनी। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट आती है हमारी, नाम है डेल्टा, इंग्लिश में भी इसे डेल्टा ही कहते हैं। और भाई ये रिवर की बिल्कुल लास्ट स्टेज है। लास्ट यानी रिवर बेचारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते आखिर में अपनी लास्ट मंजिल तक पहुंची गई, और ये लास्ट मंजिल क्या है? समुद्र, ठीक है। तो यहाँ से रिवर बहती आ रही थी और लड़खड़ाती हुई लास्ट में पहुंची गई। और जब रिवर की बिल्कुल लास्ट स्टेज आती है ना, तो पानी की मात्रा तो उसमें ना के बराबर होती है, पानी की मात्रा नहीं के बराबर होती है, और गाद कंकर कीचड़ ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो रिवर का जो पानी है ना वो नालियों के रूप में बहता है इस तरीके से, जैसे मैं आपको बना रही हूँ ना, ये ब्लैक लाइंस, ये आप नाली कह सकते हो रिवर की। तो पानी इस तरीके से बहेगा भाई, और इनके बीच में जो गाद कंकर, हाँ, जो आपके सेडिमेंट है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाली फॉर्म को, ये जो आपको दिखी ना, इस वाली फॉर्म को कहते हैं डेल्टा। जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज में समुद्र में मिल रही होती है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, और उस अवस्था में जो रिवर की जो लैंडफॉर्म बनता है, जो आकृति बनती है, उसे डेल्टा कहते हैं। रिवर का जो पानी है इसमें बिल्कुल नालियों के रूप में बहता हुआ दिखाई देता है और सेडिमेंट जमा रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, तो इसे कहते हैं डेल्टा। तो ये था भाई 2 पार्ट्स में मैंने आपको नदी के द्वारा बनी हुई सतलाकृति पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से कहूंगी गाइस, अगर कोई स्टूडेंट पूरा डिटेल से ज्योग्राफी स्टडी करना चाहता है, नेट का पेपर देना चाहता है, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करो। और मेरे चैनल को मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी, इसके साथ भी जरूर जुड़ना। फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ओके, हैव ए नाइस डे।